तो अभी तक हमने साउथ अफ्रीका की कहानी डिस्कस कर ली थी चैप्टर में। चैप्टर का नाम याद है ना? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है उसको समझने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन से चीजों को सुधारा गया, साथ में बैठ के गोरे और काले मिलके एक ऐसा संविधान तैयार किए, ऐसे रूल बुक बनाई गई जहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को इक्वल राइट्स मिला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, और बिना खून बहाए शांति से उन लोगों ने अपना अ, बीच का मन मुटाव भले ही बहुत देर से पर सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल को देख के अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि वाई द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से ये वाला कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सीधा आपको इसका आंसर ये लिखना है कि हम लोग इसको समझने के लिए क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से ही देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसको समझने के लिए द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, ऑपरेसर मतलब दबाने वाला, कौन थे? वाइट्स। और ऑपरेस्ड मतलब दबने वाला, कौन थे? ब्लैक्स। ठीक है, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड वे आर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स इन द न्यू डेमोक्रेसी, है ना? तो नए डेमोक्रेसी में साथ में ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, जो आपको जीवन भर प्रताड़ित किया है और जो जीवन भर प्रताड़ित हुआ है, वो एक साथ रहने जा रहे हैं। तो जब वो एक साथ रहने जा रहे हैं तो कुछ शांति का सिनेरियो बनाने के लिए कुछ डेफिनेटली रूल्स तो बनाने पड़ेंगे। अगर एक पिंजरे के अंदर शेर और बकरी को दोस्ती करा के रखना है तो शेर से पहले वादा लेना पड़ेगा ना। रूल नंबर 1, तू मुझे खाएगा नहीं। ठीक है, रूल नंबर 2, मैं तुझे नहीं खाऊंगी, ऐसा। ठीक है, बकरी बोल रही है, सोचो। तो बस ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। दे वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर इन ए न्यू डेमोक्रेसी। तो ईच सेक्शन वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट एंड वांटेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। उनको चाहिए था कि उनको सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिले, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड हो, इसलिए उन लोग क्या कर रहे थे। तो नेगोशिएशंस हो रही थी, बोथ पार्टीज केम टू ए कॉम्प्रोमाइज। नेगोशिएशन किए, अपने अपने राइट्स को, अपने अपने हित को, अपने अपने इकोनॉमिक राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए नेगोशिएशन मतलब बातचीत, वाद विवाद चल रही थी दोनों के बीच, और फाइनली वो बातचीत करके दोनों एक कॉम्प्रोमाइज में आए। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट वन पर्सन वन वोट। तो सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज वाइट्स ने किया वो क्या था कि हम मेजोरिटी के रूल को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे ब्लैक्स की मेजोरिटी बने चाहे व्हाइट्स की मेजोरिटी बने, पर जो भी मेजोरिटी बनेगी हम उस मेजोरिटी के रूल को बच्चों अब एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अलावा एक चीज और एक्सेप्ट की गई कि हम आपको वन पर्सन वन वोट के सिस्टम में काम करना पड़ेगा। वन पर्सन वन वोट क्यों? क्योंकि पहले ब्लैक्स को वोट का अधिकार ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, they also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The black needed that majority rule would not be absolute, and that the minority would not take away the property of the white. देखो सीधी सीधी बात। तो उन लोग एग्री किए कुछ बेसिक राइट्स में पुअर्स को और वर्कर्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने क्या एग्री किया? तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट रूल। तो अब व्हाइट्स ने अपना अपना शर्त रख दिया, हम वन पर्सन वन वोट देंगे, मेजोरिटी रूल के लिए मानेंगे। पर आपकी बारी है ब्लैक्स, अब आप बताओ। तो ब्लैक्स को बोला गया कि भैया मेजोरिटी का जो रूल होगा, क्योंकि ब्लैक डेफिनेटली साउथ अफ्रीका में मेजोरिटी कौन थी? ब्लैक्स की मेजोरिटी थी। तो जो मेजोरिटी रूल होगा इट वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, मतलब पूरा पूरा आपका अधिकार चलेगा और आप हमको आपसे दबा के बदला लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था? दे वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। तो पावर में आते ही सबसे पहले जमीन हथियाने का काम होता है, तो जमीन हथियाने का काम नहीं होना चाहिए। पावर में आते ही मेजोरिटी के लोग माइनॉरिटीज को मारना पीटना प्रॉपर्टी कब्जा करना ऐसे काम नहीं करेंगे। ठीक है, हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज टू बी इम्प्लीमेंटेड? तो ये देखते हैं। अब सर ये इतनी सारी शर्तें रखी गई, इंप्लीमेंट कैसे होगा? द ओनली वे to build and maintain trust in such a situation was to write down some rules of the game that everybody would abide by. तो भैया एक दूसरे की बात से कोई भी मुकर सकता है, बोले गए वादों की कोई वैल्यू होती है क्या? चलो एक काम करते हैं, लिख के एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसलिए तो जब कोई किराएदार और
किराए का घर या दुकान में आता है तो मकान मालिक उससे रिटर्न एग्रीमेंट कराता है ना। मुंह मुंह से बात हो गई, देख तू हर 11 महीने में 10% किराए बढ़ाएगा, देख तू कब्जा नहीं करेगा, जगह मेरी है, देख तू बिजली बिल टाइम से पटाएगा, मैं ठीक है ना करूंगा प्रॉमिस, ऐसे बोल के एग्रीमेंट नहीं होता है। क्योंकि अगला बोल देगा नहीं पटाऊंगा, जो करना है कर लो, सबूत क्या है, इस टाइप की चीजें हो जाएंगी ना। तो बेसिकली इसलिए क्या किया जाता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया जाता है। क्लास में कोई नया बच्चा है क्या जो पहली बार सोशल की क्लास में बैठा है? आप हो? क्या नाम है आपका? हाँ, माही। माही कौन सी स्कूल से हैं आप? विद्या ज्योति से, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा था कि रिटर्न कर लो, सबूत रख लो तो बेहतर होता है। इसीलिए देखो शादी ब्याह में भी, शादी ब्याह भी एक एग्रीमेंट है, आपको मालूम है कि नहीं? मैरिज इज ऑल्सो एग्रीमेंट, 8 में पढ़ाया भी हूं मैं आप लोग को कि मैरिज एग्रीमेंट क्यों है। क्योंकि जाके अग्नि के 7 फेरे ले लेने से या कबूल कर लेने से पति पत्नी आप नहीं बन जाएंगे, और बन गए तो कैंसिल भी वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए मैरिज इज ए प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। शादी करने के बाद पति पत्नी को कोर्ट जाके या कलेक्ट्रेट जाके रजिस्ट्रार के सामने शादी को रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर करना पड़ता है मतलब वहां पे एंट्री होती है और वहां से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तभी तो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं ना। कल को अगर डाइवोर्स फाइल करने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, समझ रहे हो ना। ऐसी बोल के जा तू मेरी पत्नी नहीं है खलास, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हमको जाके कोर्ट में प्रॉपरली एविडेंटली प्रूव करना पड़ता है कि हम क्यों साथ में नहीं रहना चाहते और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों हैं? क्योंकि लिखित चीजों की वैल्यू है, लिखित चीजों की वैल्यू है। तो खाली बोल देने से नहीं होगा। उन लोग बैठे और साथ में बैठ के क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका मिलजुल के लिख लिए बच्चों। दिस सुप्रीम रूल दैट नो गवर्नमेंट वुड बी एबल टू इग्नोर इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया तो सबको इसको मानना ही पड़ेगा। यही वहां का सुप्रीम रूल था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना, घुमा रहा हूं तुम लोग को, घूमो ना। तो देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के बनाया गया ताकि उससे कोई भी मुकर ना सके, कोई भी मुड़ ना सके। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। हर जगह अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, एक जैसे लोग हर जगह मिलेंगे क्या? इंडिया में ही देख लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध और पता नहीं गिनते रह जाओगे, धर्म और जातियां खत्म नहीं होंगी, ठीक है। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। तो इसलिए क्या होता है जब लोगों के बीच इतना देखो, मैं एक चीज को पसंद कर रहा हूं, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज पसंद है। मैं अगर खाने में आम पसंद करता हूं तो हो सकता है आपको इमली पसंद आए, किसी को अंगूर पसंद आए, किसी को कुछ और पसंद आए, ठीक है। तो ऐसे लोगों की भिन्न भिन्न चीजें हैं। पर ऐसे भिन्न भिन्न लोगों को अगर एक साथ जोड़ के रखना है एक कंट्री में, ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों के बीच पीस बना के रखना है, तो सब के लिए यूनानिमस रूल होना चाहिए। क्रिकेट में कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई पतला दुबला होता है ना। कोई बॉल मारे तो 30 यार्ड्स के पार नहीं जाए, कोई मारे तो स्टेडियम के बाहर चले जाए, पर रूल सबके लिए एक ही बनाया गया ना कि बाउंड्री पार गया तो ही छक्का, स्टंप में लगा तो ही आउट, ठीक है। तो जो रूल है वो सबके लिए एक है। ऐसे आप लोग भी कभी गली क्रिकेट विकेट खेले हो, है ना, तो अपना अपना रूल बनाते हैं ना। डायरेक्ट वो दीवार के बाहर जो मारा वो आउट, जो नाली में मारेगा वही बॉल लाएगा, है ना, वन टिप वन हैंड, है ना, लेग साइड का रन ही नहीं है। इस टाइप का रूल बनाते हैं ना अपन खुद से। क्यों बनाते हैं? 1.5 बैट नाप के ईटा रखते हैं, नहीं हमारा बैट तो इतना बड़ा, इसी से 1.5 बैट नापेंगे वाइड रखने के लिए, और फलाना ठिकाना जो भी रूल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि सब उसको माने और सब के लिए खेल एक बराबर हो। बस यही सेम कारण से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी। तो सबसे सुप्रीम लॉ जो सारे लोगों को मानना पड़ेगा वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, ये भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट का मतलब, अगर गवर्नमेंट बन रही है तो वो कैसे बनेगी?
गवर्नमेंट लोगों को क्या परेशान कर सकती है, क्या गवर्नमेंट इसके आगे कुछ काम कर सकती है, क्या गवर्नमेंट का पावर का लिमिटेशन है कि नहीं, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो कोई भी नेता यहाँ से गुजर रहा है, उसको आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, वो आपके ऊपर गोली चलवा देता। पर क्या नेता ऐसा कर सकता है? नेता भी गलत काम करेगा, भाई तेरा पैसा गिर रहा है, नेता भी गलत काम करेगा, नेता भी भ्रष्टाचार करेगा, तो कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के सीएम कहाँ बैठे हुए थे? केजरीवाल जी पिछले 2.5 महीने से जेल में बैठे गए थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का सिर्फ आरोप लगा है, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, बट एलिगेशंस के नाम पे उनको जेल जाना पड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग देखते हैं। तो चलो देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ये कैसे होता है देखते हैं। फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. एक दूसरे के साथ रहने के लिए सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा जरूरी है, ठीक है? आप अपने पड़ोसी पर बहुत भरोसा करते हो, जरूरी नहीं आप उसके दूर के थोड़े दूर के आदमी पे या अनजान आदमी पे उतना भरोसा करोगे। ये तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि कोई पाकिस्तान से आ गया और आपके बाजू में रहने लगा और आप उस पर एकदम से भरोसा कर लोगे, है ना? तो लोगों के बीच डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि लोगों के बीच समानता लेके आई जाए। तो लोगों के बीच समानता कैसे लाई जाएगी? जब लोगों को कानून एक मानना पड़े और लोगों के लिए कानून की जो व्यवस्था है वो एक ही हो, लोगों के लिए कानून की व्यवस्था एक ही हो और लोग सब एक ही कानून को माने। तो इसके लिए क्या जरूरी है? रूल्स जरूरी हैं। तो आप मानो ना मानो, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। आप एक कंट्री में इतने अच्छे से इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन। वरना पड़ोसी से झगड़ा हुआ, हम बम फोड़ देते, न्यूक्लियर बम डाल देते पड़ोस के घर में और आधा देश उड़ जाता, ठीक है? थोड़ा सा बहस हुआ, तू मेरे को घूरा बोलते और चक्कू चला देते। इमेजिन करो, है ना? तो इस टाइप की चीजें होती। हम पीसफुली लोगों के साथ तभी रह पा रहे हैं बिकॉज देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो डिग्री ऑफ ट्रस्ट बनी है कि अगला आके छोटे से झगड़े में मेरे को चक्कू नहीं मार देगा, मेरे ऊपर बम नहीं फोड़ देगा। कारण क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने वाले को तुरंत सजा मिलती है, ठीक है? यही कारण है। सेकेंड क्या है? इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की सरकार कैसे बनेगी। उंगली से क्यों कर रहा है? चाकू से कर। हाँ, छोटी क्लास के बच्चों की जो हरकतें हैं ना, एकदम मतलब कुछ लोगों का दिमाग उम्र के साथ विकसित नहीं होता है ना, वैसे ही वाली हरकतें, बैठ के ऐसे ऐसे ऐसे। ला चाकू देता हूँ हाथ में, एक आध उंगली काट ले अपनी। सही नाम रखा गया था आपका, आप आज भी छोटे ही हैं, बड़े नहीं हुए। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था, भुला दिया मेरे को। ये क्या बोल रहा था मैं? हाँ, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट में प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा जो फॉलो किया जाएगा, इलेक्शन कैसे होगा और कौन से नेता को कितना पावर है, यानी कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड पावर ऑफ द यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, सब कुछ स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाहर का काम कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती बच्चों। तो इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट के बीच हम लोग क्या देख रहे हैं भी, गवर्नमेंट और पीपल के बीच का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है, दूसरा गवर्नमेंट का पावर कितना रहेगा वो बताता है, और तीसरा है इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। पावर में लिमिट होना बहुत जरूरी। जैसे कि मैं बताया, नेता लोगों को भी डर होता है भ्रष्टाचार करेंगे तो एक दिन पकड़े जाएंगे, है ना? क्योंकि देयर इज ए लिमिट ऑन एवरीवन्स पावर। वरना क्या है, नेता लोग जिस हिसाब से अपने घर अपने पैसे को चाहे उतना भर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर के वो भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है that there is a supreme authority governing even their powers and it can act upon the भ्रष्टाचार and the ill acts done by them, ठीक है? तो बेसिकली इस कारण से उन लोग का पावर भी लिमिट है। कौन करता है उनका पावर को लिमिट? कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है, ठीक है? और राइट्स ऑफ द सिटीजन क्या है ये आपको पता है ना? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कहाँ लिखे हुए हैं?
भारत के संविधान में ही लिखे हुए हैं। किसी को वो 6 फंडामेंटल राइट्स याद है? 8th में पढ़ाया गया था रटवा रटवा के। भारतीय हो, भारत में रहने वाले जो मूल अधिकार हैं आपको नहीं पता? ऐसे कौन है जो एकदम कॉन्फिडेंटली बता सकता है? हाँ, याद करके बताओ। सबसे पहला राइट, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तीसरा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चौथा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई बेवकूफ तो राइट टू वोट बोल रहा है, अब बेवकूफ एक ही है क्लास में। हाँ, पांचवा, वो छठवा है, पांचवा कौन सा है? कोई एक और बचा हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ले लिए, चलो 5। और छठवा बताओ। चलो आज का होमवर्क है, कल आप लोग को 6 का 6 फंडामेंटल राइट्स याद करके आना है। कल फिर क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे और आप लोग मुझे 6 का 6 फंडामेंटल राइट्स बताएंगे, ठीक है? तो चौथा कारण, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। तो सोसाइटी, मनमानी कुछ भी नहीं बोलिए, कल आप लोग पढ़ के आइए और आराम से बताइएगा ना। सिंपल से 6 फंडामेंटल राइट है, 8th क्लास की बुक में आपको सब मिल जाएंगे, आप सब उसको देख के आइए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि 4th है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। तो लोग एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी क्या है जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। बता दूं क्या राइट्स? अभी दिखा दूं तुम लोग को? इतने तुम लोग गधे हो। हम्म, 6 वाला कहाँ है? हाँ भाई, चलिए आपके सामने, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ मैं बोला, लेकिन तब तक लेट हो गया था ना, बाकी लोग तो नहीं बोल रहे थे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आखिरी राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी मिलते हैं आपको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपने सबसे पहले बताया था। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल्स देख लेते हैं, अच्छा मौका मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे में आपको बताएगा। आगे बढ़ेंगे, 19 to 22 किसके बारे में बताएगा? राइट टू फ्रीडम, है ना? उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आगे बढ़ेंगे तो आपको 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताएगा। 25 से 28 आपको बताएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। 29-30 बताएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बच्चों। और आर्टिकल 32 बताएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, 31 नहीं 32। 31 में कुछ और रहा होगा, तो इसलिए 31 में उसको नहीं लिया गया, ठीक है? तो ये सारे राइट्स होने के कारण आपको गवर्नमेंट आपके राइट से वंचित नहीं कर सकती। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स along with the other rights available to the citizens which cannot be taken away by the government at any cost, ठीक है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आपको वो राइट मिले। इसीलिए तो जब आपका ये राइट छीना जाता है तो आप कहां जा सकते हैं? आप जुडिशियरी के पास जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। आप जुडिशियरी के पास जाके इसको आप अपना डैमेज कंट्रोल करवा सकते हैं, है ना? आप अपना क्लेम करा सकते हैं, आपके साथ जो भी गलत हुआ उसकी सजा आप दिलवा सकते हैं लोगों को। तो इस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट और पीपल का कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कैसा रिलेशन बनता है। ये चारों पॉइंट को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अब कब तक हम लोग अफ्रीका घूमते रहेंगे? ऑल कंट्रीज। अच्छा एक चीज और, हर वो कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो ये जरूरी नहीं है, पर हर वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। 8th क्लास में आपको ये भी बताया गया था, ठीक है? ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक मस्ट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब अफ्रीका से निकलते हैं बच्चों और इंडिया की तरफ चलते हैं, देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का टाइम आ गया।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब मैं आपको बताऊं तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि एक तरफ तो गोरों से आज़ादी, और क्या ही आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए ही नहीं। तुम लोग कहाँ बिजी हो दोनों, क्या है नीचे, क्या मोबाइल वोबाइल चला रहे हो? पूरी क्लास में देखा हूँ ऐसे, पता नहीं जैसे नीचे क्रिकेट मैच चल रहा है, आईपीएल का फाइनल, इतने ध्यान से वो लोग देख रहे हैं, है ना, इंडिया अभी वर्ल्ड कप उठाने वाला है, पूरा ऐसे नीचे करके पूरा एकदम पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी ही खराब स्थितियों में बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक तो हम गोरों से आज़ाद हुए लगभग 200-250 साल के, उनके प्रताड़ना सहने के बाद हम आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी जाते जाते हमको पार्टीशन का दुख देके गए, है ना। जाते जाते इंडिया को इंडिया पाकिस्तान करके गए, और एक नहीं 3 टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया, है ना। ईस्ट पाकिस्तान, मान लो ये इंडिया का मैप आपके सामने, इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान है जो अब क्या बन चुका है, और इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान है जो आज भी पाकिस्तान के नाम से है, ठीक है। बाय द वे ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, पता है ना। हाँ, इंदिरा गांधी ने बनवाया था, और कैसे बनवाए थे, अपनी आर्मी वहां भेज के, पाकिस्तान की आर्मी से सरेंडर करवा के बनाया गया था, ठीक है, बांग्ला भाषी प्रदेश बना के। अच्छा, बनाने का कारण क्या था? एक तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे, उनका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, लोगों की जान ली जा रही थी, लोग बहुत परेशान थे, त्राही त्राही मचा था, और लोग इंडिया से हेल्प मांग रहे थे। दूसरा चीज, इससे बचने के लिए लोग भाग भाग के पड़ोसी के घर में घुसते हैं, अरे आपके घर में आग लगेगा तो आप बाजू वाले घर घुसोगे ना, वही हो रहा था। तो सारे के सारे रेफ्यूजी रेफ्यूज लेने इंडिया आ रहे थे, और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी कम है ना, बहुत कम है ना, इतनी कम है कि हमारे पास तो बहुत जगह है, हम आसपास के 10-12 देश के लोगों को ऐसे ही रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते। इसीलिए वो रेफ्यूज को रोकने के लिए हमने बाजू वाले देश को आज़ाद दिलाया था, आज़ाद कराया था। फिर भी आज भी बहुत सारे बांग्लादेशी जो आके इंडिया में रेफ्यूज लिए थे, वो रेफ्यूजीज बन के वेस्ट बंगाल में जम गए। और आज आप कलकत्ता या उसके आसपास के इलाके में घूमने जाओगे ना, वहाँ पे अभी भी आपको 30% जनता बांग्लादेशी मिलेगी जो आई है, अनफॉर्चुनेटली रेफ्यूजीज हैं। अब उनको, कुछ लोग का यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड भी नहीं है, बट वो रह रहे हैं तो रह रहे हैं, किसी को भगा तो सकते नहीं। अब जितने को भगा सकते थे भगा दिए, जिनको नहीं भगा सकते उनको नहीं भगा दिए, ठीक है। तभी तो गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप लॉ लाया था लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, है ना, CAA लाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत कुछ एक टाइम लिमिट सेट किया गया, उसके पहले जिन लोग आए थे उनको हम लोग सिटीजनशिप देते रहे, उनके बाद वालों को नहीं दे रहे, उनके पहले वालों को दे रहे। तो इंडिया के सर्कमस्टेंसेस क्या थे, किन हालतों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और कितनी कठिन रास्ते से गुजर कर हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़े, ये भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए।